प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं दुलचंद पूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज पालसुंद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन उसके विषय में पढ़ेंगे। ये जो विषय है ये बीए तृतीय वर्ष का जो ऑड सेमेस्टर है उसकी यूनिट नंबर 3 का आखिरी जो विषय है उसके अंतर्गत एक सब टॉपिक के रूप में दिया गया है। और इसके तहत सबसे पहले हमें देखना है कि कृषि क्रांति थी क्या, उसकी अर्थ, उसका परिभाषा, सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे हम, और उसके बाद किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से नए परिवर्तन और सुधार हुए उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि क्रांति थी क्या। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोप के अंदर जो कृषि क्षेत्र था उसमें बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन और सुधार हुए। इन सब के लिए क्या किया जाता है, कृषि क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कृषि क्षेत्र के अंदर जो व्यापक सुधार और परिवर्तन हुए थे उन्हीं को कृषि क्रांति का नाम दिया गया था। इन परिवर्तनों और सुधारों के अंदर बाड़ाबंदी, चकबंदी, नई फसल और बीजों का प्रचलन होना, फसल चक्र प्रणाली जो नए प्रकार की थी उसका विकास हुआ, नए कृषि यंत्र आए, पशुओं की नस्ल है उसके अंदर सुधार हुआ, आदि आदि चीज़ें शामिल थी। और इन परिवर्तनों और सुधारों के चलते कृषि उत्पादन है उसके अंदर भारी बढ़ोतरी हुई और यूरोप के अंदर जो पहले जीवन निर्वाह कृषि व्यवस्था थी उसके स्थान पर पूंजीवादी कृषि व्यवस्था है उसका उदय हुआ। कृषि क्रांति शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल है वो कार्ल मार्क्स ने अपनी जो पुस्तक थी दास कैपिटल उसके अंदर किया। और ये कृषि क्रांति है ये सबसे पहले इंग्लैंड में आई और उसके बाद पश्चिमी यूरोप के जो बाकी देश थे, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, रूस, इटली इत्यादि देशों के अंदर इसका प्रचलन शुरू हुआ। प्रोफेसर नोवेल्स हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है और उसके अनुसार कहता है कि यूरोप की जो कृषि क्रांति है वो संपूर्ण खेती हर जीवन और खेती करने के तरीकों का पुनर्निर्माण थी। यानी खेती के ऊपर जो जीवन निर्भर था उसके अंदर और जो खेती करने के जो तरीके थे उसके अंदर जो बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा था, उनका जो पुनर्निर्माण हो रहा था, उसके लिए कृषि क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये परिभाषा है प्रोफेसर नोबेल्स की। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या प्रगति हुई, क्या क्या परिवर्तन हुए इस कृषि क्षेत्र के अंदर जिसको कृषि क्रांति का नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नई जड़ वाली फसलों की खेती, और उसके अंदर रॉबर्ट वेस्टन है उनका नाम दिया गया है। यानी जो नई जड़ वाली फसल है उसका विकास, उसके अंदर नई नई फसलों का जो विकास है उसके अंदर मोटे तौर पर हम देखते हैं दो जैसे चित्र हम देख रहे हैं, एक शलगम और दूसरा 3 पत्ती घास। इन दो फसलों के उगाने पर रॉबर्ट वेस्टन ने जोर दिया। 16वीं शताब्दी तक कहता है कि कृषि है वो पुराने ढंग से की जाती थी और खेती का जो उपजाऊपन है उसको बनाए रखने के लिए क्या किया जाता था, ज़मीन का एक भाग उसको खाली छोड़ दिया जाता था। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद रॉबर्ट वेस्टन है उसने जो खाली छोड़ी गई ज़मीन है उसके ऊपर कुछ नया करने का निश्चय किया और उसने जोर दिया कि ज़मीन को खाली छोड़ने की बजाय उसके ऊपर शलगम और 3 पत्ती जो घास है उसको उगाना चाहिए। और इससे क्या होगा कि ज़मीन की एक तो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी, और दूसरा तो सर्दी की ऋतु के अंदर चारे की कमी के चलते बड़ी संख्या में जो पशु खुद मर जाते थे या किसानों द्वारा उनको मार दिया जाता था, वह समस्या अब दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये नई जड़ वाली फसल है इनकी खेती है उसका विकास किया गया रॉबर्ट वेस्टन के द्वारा। और उन्होंने जो ये काम किया उसको उन्होंने डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री नामक जो पुस्तक थी जो 1645 में प्रकाशित हुई थी उसके अंदर इसकी विस्तार से चर्चा की इस नए बदलाव की। और उन्होंने ये कहा कि इससे जो फायदे हो रहे हैं, एक तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए उसको खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा शलगम और 3 पत्तियाँ घास उगाने से। दूसरा कहता है कि पशुओं को हर समय चारा उपलब्ध होगा, इसलिए पशुओं को मारने की जो समस्या है सर्दी के मौसम में उससे छुटकारा मिलेगा। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि अगर पशु हैं और लंबे समय तक जिंदा रहेंगे, सर्दी के मौसम में भी जिंदा रहेंगे, तो उनके गोबर से जो खाद है वो ज़्यादा उपलब्ध होगी और उससे भी क्या होगा, खेती का विकास होगा। तो सबसे पहला जो परिवर्तन और सुधार रहा वो है नई जड़ वाली जो फसलें थी उनका विकास हुआ रॉबर्ट वेस्टन के द्वारा। और मोटे तौर पर इसके अंदर 2 फसलें आई, एक शलगम और दूसरा 3 पत्ती घास है उसका विकास। दूसरा हमारे पास है कि जेथरो टूल है, उसने ड्रिल मशीन और हॉर्स हो नाम के यंत्रों का विकास किया जिससे कृषि क्षेत्र के अंदर बड़े क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले। और इसने वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की शुरुआत की जेथरो टूल ने। ऊपर हमें जेथरो टूल को देख रहे हैं, ये उनका चित्र है, और उनके नीचे हम देख रहे हैं कि जेथरो टूल ने जो ड्रिल मशीन बनाई थी उससे पहले खेती है उसके अंदर बीज डालने का कार्य है और छिड़का विधि, यानी खेत को बिखेर के अंदर बिखेर दिया जाता था बीज को खेत के अंदर। और
जेथरो टूल ने जो यंत्र विकसित किए, एक ये हम देख रहे हैं उसकी ड्रिल मशीन, और ये उसका दूसरा रूप है। और उसके बाद हॉर्स हो है वो फसलों के बीच से जो खरपतवार होती थी उसको निकालने वाला एक यंत्र था जिसको घोड़ों के माध्यम से खींचा जाता था। तो ये मोटे तौर पर चित्रों के माध्यम से उन्हें यात्रा देखी जेथरो टूल के द्वारा जो विकास किया गया था खेती के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि उसने क्या किया, क्यों किया ऐसा। तो जेथरो टूल है वो वर्कशायर नामक जगह पे रहता था, और वो पेशे से वकील था और राजनीति के अंदर भी वो रुचि लेता था। लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और उसके चलते उसने कानून और राजनीति है उससे संन्यास ले लिया और वो खेती कार्यों में लग गया। उसने ऑक्सफोर्ड या शायर और वर्कशायर के जो फार्म थे वहाँ पे उसने खेती करना शुरू कर दिया। उसने अपना जो भूमि है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए नए तरीकों को अपनाया, और उसने जो पहले सीधा बीजों को खेत में छिड़क दिया जाता था उस विधि से जो बहुत कम उत्पादन मिल पाता था उसके अंदर उसने सुधार किया, और उसने ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। ये मशीन क्या करती थी, ये खेतों के अंदर नालियाँ बनाती थी और बीजों को उस नाली के अंदर उचित गहराई पर डालती थी और बीजों को ऊपर से मिट्टी डालकर ढक देती थी। इससे बीज ज़्यादा गहराई में डलता था और इससे एक तो समय की बचत होती थी, दूसरा पौधा है उसको उचित मात्रा में हवा और पानी मिलता था। इससे जो अंकुरण है वो जल्दी होता था और सारा बीज है वो अंकुरित हो जाता था। ये जो उसने ड्रिल मशीन है इसका आविष्कार किया उसने 1701 के अंदर। इसके बाद उसने एक और यंत्र बनाया, उसको हॉर्स हो कहते हैं। और ये हॉर्स हो नाम का जो यंत्र है ये क्या काम करता था कि जो फसल होती थी उस फसल के बीच में से जो खरपतवार है उसको निकालने के लिए काम में लाया जाता था। उसके इन तरीक़ों से खेती का जो उत्पादन है काफ़ी बढ़ गया और उसने बिना खाद डाले 13 बार अपने गेहूँ की खेती है वो की, उसकी भरपूर पैदावार उसने अपने खेतों से प्राप्त की। और उसके अनुभव और विचार हैं, उसने एक और किताब लिखी द हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, इसके अंदर उसने लिखा जो 1733 के अंदर छपी। उसके विचार और विधियां हैं उसके जीवन काल में लोगों ने नहीं अपनाए, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए और यूरोप के विभिन्न देशों के अंदर उनको अपनाया गया और कृषि करने की विधियां उसमें बड़े स्तर पर बदलाव हुए, इससे कृषि का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। तीसरा हमें जो बदलाव देख रहे हैं परिवर्तन कृषि क्षेत्र के अंदर वो रहा नवीन फसल चक्र। और इस नवीन फसल चक्र है उसका आविष्कार उसका विकास किया टाउनसेंड ने। यानी बदल बदल कर फसल उगाने की जो नई विधि है उसके अंदर टाउनसेंड की जो भूमिका है उसके विषय में हमें देख रहे हैं। जैसा कि चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है ये टाउनसेंड का है और इसके नीचे हम क्या देख रहे हैं, 4 सूत्रीय जो फसल चक्र है उसके चित्र दिए हैं। 4 सूत्रीय का मतलब है कि 4 खेत हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं पहला फील्ड है उसके अंदर पहले साल उसने गेहूं बोया, दूसरे साल उसी खेत के अंदर उसने क्लोवर यानी जो 3 पत्तियां घास है वो बोया, तीसरे साल खेत नंबर 1 है उसी के अंदर क्या कर रहा है शलगम बो रहा है, और चौथे साल उसके अंदर क्या कर रहा है बार्ली यानी कि जो है उसकी फसल है वो अपने खेत के अंदर पैदा कर रहा है। तो एक खेत है उसको खाली छोड़ने की बजाय उसने क्या कर लिया, रोटेट करना शुरू कर दिया, फसलों को बदल बदल कर बोना शुरू कर दिया। इससे जो भूमि का उपजाऊपन है वो बरकरार रहा, उसको खाली छोड़ने की कोई आवश्यकता अब नहीं रही। एक फसल को दोबारा से उसी खेत में, जैसे गेहूं था तो लगातार 4 साल तक उसमें दोबारा गेहूं के बोने की आवश्यकता नहीं रही। 5वें साल जाके क्या होगा उसके अंदर गेहूं बोना पड़ेगा और उससे गेहूं को जो पोषक तत्व चाहिए वो 4 साल तक लगातार उसके अंदर मौजूद रहेंगे। 5वें साल उसके अंदर भरपूर गेहूं की पैदावार होगी। तो टाउनसेंड है उसने क्या किया, भूमि का जो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके उसने इसलिए नवीन फसल चक्र है या नई फसल विधि है जो बदल बदल कर बोने की उसका विकास किया। और ये जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय के समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पर काम करता था, लेकिन प्रधानमंत्री जो रॉबर्ट वालपोल थे उससे उनका मतभेद चला और इसके चलते उन्होंने राजनीति से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने नॉरफॉक नामक जगह पे 1730 के अंदर खेती करना शुरू कर दिया। और खेती के अंदर उन्होंने वैज्ञानिक जो विधियाँ थी उनका इस्तेमाल किया, जो ड्रिल मशीन है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, हॉर्स होइंग जो यंत्र था उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करके उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से खेती करना शुरू कर दिया। खेती के क्षेत्र में उसने एक तो शलगम उगाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, दूसरा उसने जो 4 सूत्रीय फसल चक्र उसको अपनाया और उसको इंग्लैंड और उसके अलावा यूरोप के बाकी देशों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इस विधि को जो यानी 4 सूत्रीय जो फसल चक्र विधि थी उसको अपनाने से खेत को खाली छोड़ने की आवश्यकता वो नहीं रही और इससे क्या हो गया कि एक तो ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो बना रहा, दूसरा
पशुओं को हर समय चारा है वो उपलब्ध होता रहा। और इससे क्या हो गया कि जो कृषि का उत्पादन है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, वो लगातार बढ़ता चला गया। और शलगम है उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया था टाउनसेंड ने, इसलिए उसको टर्निप टाउनसेंड के नाम से भी जाना जाता है। और टाउनसेंड ने जो दलदली और रेतीली ज़मीन थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए चूनी मिट्टी की जो खाद होती थी उसका इस्तेमाल किया, और उससे भी क्या हो गया, कृषि के क्षेत्र के अंदर उत्पादकता है वो बढ़ी। चौथा हम देख रहे हैं कि जो पशुओं की नस्लें थी उसके अंदर सुधार किए गए ताकि अच्छी गुणवत्ता के पशु हैं वो हों। और चित्र जैसे हम देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर हमें रॉबर्ट बैकवेल का चित्र देख रहे हैं जिसने पशुओं के नस्लों को सुधारने के लिए विशेष तौर पर काम किया था। उससे नीचे रॉबर्ट बैकवेल ने एक भेड़ की नई प्रजाति है उसका विकास किया था, वो थी न्यूली सेस्टर, जो वजन में काफ़ी भारी थी और ऊन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देती थी। उसके बाद नीचे हम एक चित्र देख पा रहे हैं, वो शॉर्ट हॉर्न जो बैल है उसका चित्र है, और उसका विकास किया था चार्ल्स कोलिंग जो था उसने। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो पशुओं की नस्लें थी उसका भी सुधार किया गया ताकि अच्छी गुणवत्ता से युक्त पशु हैं वो लोगों के पास हो। तो कृषि क्रांति से पहले की कंडीशन क्या थी कि पशुओं की दशा बहुत ही खराब थी, उनकी नस्ल सुधारने के लिए कोई जोर नहीं दिया जाता था, और जो पशु होते थे बहुत ही दुबले पतले होते थे और भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित रहते थे। सर्दी के मौसम में आते ही चारे की जो कमी होती थी उसके चलते बहुत सारे पशु हैं वो मर जाते थे, या फिर एक किसान है उनको मार देते थे ताकि चारा उपलब्ध न होने के चलते उनको दिक्कत ना आए। चारे की कमी से तो निजात मिल गई। रॉबर्ट वेस्टन ने क्या कर दिया, शलगम 3 पत्ती घास उगाने से की विधि है वो विकसित की, और उसके चलते क्या हो गया, चारे की समस्या के चलते जो पशुओं को मारा जाता था उस समस्या से निजात मिल गई। अब पशुओं की नस्ल सुधार के ऊपर रॉबर्ट बैकवेल है उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने घोड़ा, भेड़, गाय आदि की नस्ल सुधारने में अपना योगदान दिया, और 440 एकड़ के अंदर फार्म पर पशुओं की नई विधि से पालन उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था पशुओं की नस्ल सुधारने में वो भेड़ की नस्ल है। न्यूली चेस्टर नाम की नई भेड़ की नस्ल का विकास किया जिसका वजन है वो 60 पौंड तक होता था। इससे पहले है वो 40 इससे पहले जो है 21 पौंड तक की भेड़ें ही होती थी, यानी 3 गुना ज़्यादा भारी जो भेड़ हैं, बड़ी भेड़ हैं, उनका विकास उसने किया। इसके अलावा वो और अन्य लोगों को भी क्या करता था, नस्ल सुधारने के लिए जो उन्होंने भेड़ों की नई किस्म विकसित की थी उससे संबंधित जो भेड़ें थे जो किराए पे देता था ताकि नस्लों के अंदर सुधार हो। इसके साथ साथ बैकवेल की देखा देखी जो चार्ल्स से बंधु थे उसके अंदर जो चार्ल्स कोलिंग था उसने क्या किया, नई बैल जो होते थे उनकी किस्म विकसित की जिसको छोटे सींग वाले यानी शॉर्ट हॉर्न कहा जाता था, और धीरे धीरे अन्य चाहे गाय है चाहे घोड़े हैं इनकी नस्लों को सुधारने पर भी जोर दिया गया। और इससे क्या हो गया कि जो यूरोपीय देशों के अंदर पशुओं की नस्ल और उनकी संख्या के अंदर काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। उसके बाद बाड़ाबंदी की गई, जो छोटे छोटे बिखरे खेत होते थे चकबंदी और बाड़ाबंदी के माध्यम से उनको एक किया गया, और इसके अंदर जो बहुत बड़ा योगदान था वो आर्थर यंग का था। ये आर्थर यंग का चित्र है जो आप देख पा रहे हो। नीचे एक उदाहरण के रूप में आपके सामने एक चित्र दिया है कि किस प्रकार जो खेत थे उनकी बाड़ाबंदी की गई। देखो हम इसके अंदर दीवार देख रहे हैं टोकी की गई। कई जगह क्या देखेंगे हम कि जो पौधे हैं कंटीले उनको लगाया गया है। कई जगह हम देखेंगे खाइयाँ खोद के अपने खेतों को बाड़ाबंदी उनकी की गई थी। तो इस प्रकार क्या कर दिया, बड़े बड़े खेत हैं उनको बाड़ाबंदी कर दी गई। तो कृषि क्रांति से पहले की कृषि है उसके अंदर क्या होता था, खेत वो छोटे छोटे और बिखरे होते थे जिस पर आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं की जा सकती थी। और इसके बाद आर्थर यंग है उसने बाड़ाबंदी जो था उसके ऊपर जोर दिया कि जो छोटे छोटे बिखरे खेत हैं उनको जोड़ के एक किया जाए और उनकी बाड़ाबंदी की जाए। और उसने इससे कृषि से जुड़ी अनेक किताबें लिखी। उसके अंदर एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी। और 1793 के अंदर जो आर्थर यंग है और जो कृषि बोर्ड है उसका सेक्रेटरी भी बना, सचिव भी बना। और इसके बाद जो आंदोलन चल रहा था बाड़ाबंदी का इंग्लैंड के अंदर उसको उन्होंने पूरे जोर से लागू करना शुरू कर दिया ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है उसको बाड़ाबंदी के तहत लाया जा सके। और उन्होंने प्रयास किए, इसे इंग्लैंड सरकार ने भी बाड़ाबंदी अधिनियम पास किए। और 1700 के आसपास हम देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो बाड़ाबंदी का काम है वो काफ़ी जोरों से चला। वहाँ ज़मींदारों ने बाड़ाबंदी करनी शुरू कर दी और उन्होंने अपना
खेत है उनको बड़ा करने के लिए छोटे छोटे जो किसान थे उनसे भूमि खरीद ली। और इसके अलावा जो किसान हैं उन्होंने जब अपनी ज़मीनें हैं कि ज़मींदारों को नहीं दी तो उन्होंने ब्रिटेन की जो संसद है उससे सहायता ली और संसद ने 1760 से लेकर 1845 के बीच में लगभग 4000 से ज़्यादा कानून है वो बड़ाबंदी से संबंधित पास किए। इन बड़ाबंदी कानूनों के चलते छोटे जो किसान थे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और वो अपनी अपनी ज़मीनों से बेदखल कर दिए गए। और इस बाड़ाबंदी का फ़ायदा ये रहा कि जो खेत हैं बड़े बड़े हो गए, एक जगह इकट्ठे हो गए और उस वहाँ पे वैज्ञानिक ढंग से खेती करना काफ़ी आसान था। आगे है कि बहुत बड़े बड़े जो आदर्श कृषि फार्म थे उनकी स्थापना की गई। तो ये एक परिवर्तन आया कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि क्रांति है, उसका विकास है, उसकी प्रगति है, उसके अंदर कहता है कि जो बड़े आदर्श फार्म स्थापित किए थे उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन आदर्श फार्मों के अंदर क्या होता था, वैज्ञानिक जो तरीके थे, आधुनिक कृषि यंत्र थे, अच्छे बीज थे, अच्छी खाद थी, उसका इस्तेमाल करके उत्पादन है उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया था। और इसके अंदर हम देखते हैं कि कोप ऑफ होलकम ने एक बहुत बड़े कृषि फार्म की स्थापना की और वहाँ पर उसने वैज्ञानिक ढंग से खेती की और इस प्रकार उसने आदर्श फार्म स्थापित करके वैज्ञानिक ढंग से खेती करके उसने अपने खेतों का जो उत्पादन है उसके अंदर 10 गुना से अधिक वृद्धि है वो कर ली। और इसकी देखा देखी अन्य जो लोग थे यूरोप के, इंग्लैंड के, उन्होंने भी आदर्श कृषि फार्म है उनकी स्थापना करनी आरंभ कर दी। यहाँ तक देखेंगे कि इंग्लैंड का जो सम्राट है जॉर्ज तृतीय, उसने भी विंडसर के अंदर एक कृषि फार्म है उसकी स्थापना की और उसने आर्थर यंग की पत्रिका एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अंदर भी बहुत सारे लेख लिखे और उसके कृषि के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के कारण ही जो जॉर्ज तृतीय है उसको कृषक राजा, फार्मर किंग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए जमींदार जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने बड़े बड़े आदर्श फार्म स्थापित किए और इससे क्या हुआ कि खेती के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। अन्य लोगों ने भी इनकी देखा देखी जो परिवर्तन यहाँ पे किए गए थे उनको अपने खेतों तक लाना शुरू कर दिया और उससे कृषि का उत्पादन है उसके अंदर आश्चर्यजनक ढंग से वृद्धि हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि बंजर और जो दलदली भूमि थी उसको खेती योग्य बनाने के प्रयास से यूरोप के अंदर यानी इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़े स्तर पर किए गए थे। तो इसके अंदर देख रहे हैं कि कृषि क्रांति से पहले यूरोप की जो 1/4 ज़मीन है वो खाली पड़ी रहती थी, या तो बंजर थी या दलदली थी, उस पर खेती नहीं होती थी। लेकिन बाड़ाबंदी, चकबंदी, इसके बाद ज़मींदारों ने अधिक लगान पाने के लिए जो बंजर और दलदली भूमि है उसको खेती योग्य बनाना आरंभ कर दिया और जो बंजर ज़मीन थी उसको कृषि योग्य बनाने के लिए वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की गई। दलदली और रेतीली मिट्टी है उसके अंदर चुनी मिट्टी की जो खाद है उसको डाला गया, उससे पानी की जो निकासी है उसकी व्यवस्था की गई और इस प्रकार क्या कर लिया गया, इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़े स्तर पर जो बेकार और दलदली भूमि है उसको कृषि योग्य बनाया गया। और अब क्या हो गया कि बहुत कम स्तर पर जो खाली भूमि है वो रही। 19वीं शताब्दी के अंत तक देखेंगे इंग्लैंड के अंदर केवल 2 मिलियन एकड़ भूमि बंजर रह गई थी जिस पर खेती नहीं होती थी और इससे पहले हम देखेंगे कि 10 मिलियन एकड़ भूमि ऐसी थी जिस पर खेती नहीं होती थी। तो बंजर और दलदली भूमि है उसको भिन्न भिन्न माध्यमों से क्या कर लिया गया, कृषि योग्य बनाया गया ताकि उससे अच्छा उत्पादन है वो प्राप्त किया जा सके। इस नीचे हम जो चित्र देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो चित्र है ये बंजर ज़मीन का है जिसके अंदर खेती नहीं हो पा रही है। दूसरा हम दलदली ज़मीन का चित्र देख पा रहे हैं, इनको खेती योग्य बनाया गया ताकि कृषि क्षेत्र का विस्तार हो। तो कृषि क्रांति सबसे पहले हम देख रहे थे कि इंग्लैंड में शुरू हुई थी और उसके कुछ समय बाद ही इसका विकास है पश्चिमी यूरोप के जो अन्य देश थे उसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली, स्पेन, रूस आदि के अंदर हो गया। और इंग्लैंड की तरह ही अन्य यूरोप के देशों ने भी जो ज़मीन थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए, पशुओं की नस्ल उसमें सुधार करने, नए कृषि औजारों का प्रयोग और नए फसल चक्र को अपनाने, उन्नत बीज और खाद का इस्तेमाल करने पर जोर दिया और इससे कृषि उत्पादन में भारी बढ़ोतरी यूरोपीय देशों में हुई और जो खाद्यान्न संकट हर समय यूरोपीय देशों में मौजूद रहता था अब उससे संकट से निजात मिली और निर्यात करने लगे यूरोपीय देश। तो इससे जुड़े हुए टॉपिक से जुड़े कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 2015 का है, उसमें अंदर इसी टॉपिक से प्रश्न था कि इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति पर निबंध लिखें। इसका मतलब क्या था कि किस किस प्रकार के बदलाव कृषि क्रांति के दौरान हुए थे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन 2017 के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है कि कृषि क्रांति से पहले यूरोप की कृषि व्यवस्था के मुख्य दोष क्या थे
इस क्रांति द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए उसकी चर्चा करें। तो इस प्रकार ये विषय है, इसके ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा हमने की और उम्मीद है इससे कुछ समाधान आपको सहायता मिलेगी इस विषय को समझने की। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू।